अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों आपके साथ मैं शेयर करूंगा क्लास 11 इंग्लिश 2025 की नई किताब इसका चैप्टर नंबर 5 इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान। इस वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, साथ में इस चैप्टर के ग्रामर की जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं उनके आंसर भी शेयर करूंगा और आपको समझाऊंगा भी। इस चैप्टर से पहले जितने भी चैप्टर गुजर गए हैं उन सब पे मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर दी है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप उन वीडियोस को जाकर जरूर देखें, आपको बहुत ही फायदा होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 63 पे प्यारे बच्चों ग्लोसरी का पहला सवाल है वर्ड्स मीनिंग्स। तो यहाँ काफी वर्ड्स दिए गए हैं, आपको मीनिंग्स भी काफी डिटेल में इंग्लिश में लिखे गए हैं, तो मैंने आपके लिए आसानी कर दी है प्यारे बच्चों। जितने भी वर्ड्स हैं उनके मीनिंग मैंने उर्दू में लिख दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हर लफ्ज का मतलब क्या है उर्दू में। तो आप ये देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये वर्ड्स हैं आपके सामने, बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, इनके मीनिंग आप उर्दू में नोट कर लें। ग्लेशियल का मतलब बर्फीला, इसी तरीके से हैबिटेट का मतलब रहायश का, इंफ्रास्ट्रक्चर का निजाम। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके मीनिंग आप नोट करते जाएं। प्रोजेक्शंस का मतलब अंदाजा, स्कार्सिटी का कमी, इसी तरीके से प्यारे बच्चों सस्टेनेबल का मतलब है प्यारे बच्चों काबिल भरोसा, अर्बनाइजेशन का मतलब है शहर बसाने का अमल। तो प्यारे बच्चों ये आपके बुक के इस चैप्टर के मुश्किल अल्फाज के जो मीनिंग थे वो मैंने उर्दू में आपके साथ शेयर कर दिया। इस तरीके से ये पहला सवाल जो था ग्लोसरी का वर्ड्स मीनिंग का, ये कंप्लीट हो जाता है। पेज नंबर 64 पे पहला सवाल है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के स्टार्ट होते हैं। पहला सवाल है व्हाट मेक्स पाकिस्तान पार्टिकुलरली वल्नरेबल टू द इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इसका जवाब ये नोट कर लें, पाकिस्तान वल्नरेबिलिटी इज ड्यू टू इट्स डाइवर्स जियोग्राफी, हैवी रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर, urbanization, inadequate infrastructure and limited financial and technical resources. दूसरा सवाल है हाउ डज राइजिंग टेम्परेचर अफेक्ट अर्बन एरियाज लाइक कराची। इसका आंसर नोट कर लें, राइजिंग टेम्परेचर कॉज more frequent and intense heat waves in cities like Karachi where urban growth has outpaced infrastructure creating urban heat islands. तीसरा सवाल है प्यारे बच्चों आपका इस चैप्टर का, what is the connection between glacier melting and water scarcity in Pakistan। तो इसका आंसर नोट कर लें प्यारे बच्चों, melting glaciers initial increase water flow but over time reduce water availability leading to water scarcity especially for agriculture depending on the Indus river. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका प्यारे बच्चों इस चैप्टर का, व्हाई आर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट इन पाकिस्तान। तो इसका आंसर है ग्लोबल वार्मिंग इज चेंजिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस व्हिच कॉजेस मोर इंटेंस एंड फ्रीक्वेंट वेदर इवेंट्स सच एज फ्लड्स एंड साइक्लोन्स इन पाकिस्तान। Question number 7, how does global warming impacts Pakistan's agriculture sector? इसका आंसर है, it makes agriculture unpredictable and less productive due to changes in temperature and extreme weather events. Question number 6 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, why is it important for Pakistan to implement the heat waves management plans under SDG 13? तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों, to reduce health risk caused by extreme heat especially in cities like Karachi and to fulfill its commitment to climate action SDG 13. क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों आपका इस चैप्टर का, व्हाट रोल डज पाकिस्तान्स रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर प्ले इन इट्स वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज। इसका आंसर प्यारे बच्चों, पाकिस्तान्स डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इंक्रीज क्लाइमेट vulnerability as rising temperatures, erratic rainfall and extreme weather reduce yields and disturb farming cycles. Small farmers face food insecurity, water shortages and rising pest threats. Last question है प्यारे बच्चों इस चैप्टर का, can limited financial and technical resources hinder Pakistan's ability to adopt climate change। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों, yes, Pakistan's limited financial and technical resources make it harder to adapt to climate change with less funding and expertise. Building strong infrastructure, warming the system and community supports become difficult and weakening climate response। तो यहाँ अगर इस चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाते हैं। पेज नंबर 64 बी वाला सवाल, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। आपको प्यारे बच्चों 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, हर सेंटेंसेस में 4 ऑप्शन भी है, आपने सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ये एमसीक्यूज कह सकते हैं आप। पहला है सेंटेंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी रीजन फॉर पाकिस्तान्स वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज। ए लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, बी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, सी हाई लिटरेसी रेट, डी इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तीसरा सेंटेंस, व्हिच सिटी इन पाकिस्तान इज पार्टिकुलरली अफेक्टेड बाय राइजिंग टेम्परेचर एंड हीट वेव्स। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर।
पांचवा सेंटेंस है, विच एरियाज आर बीन थ्रेटन्ड बाय राइजिंग सी लेवल्स इन पाकिस्तान? डेजर्ट रीजन्स, माउंटेनियस रीजन्स, अर्बन सेंटर्स, कोस्टल रीजन्स। तो प्यारे बच्चों ये सवाल भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले का आंसर है बी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, दूसरे का आंसर है सी रिड्यूस्ड वाटरबिलिटी, तीसरे का आंसर है बी कराची, चौथे का आंसर है सी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड GLOF प्रोजेक्ट, पांचवें का आंसर है प्यारे बच्चों डी अर्बन सेंटर्स। इस तरीके से प्यारे बच्चों चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन वाला सवाल भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। पेज नंबर 66 पे प्यारे बच्चों अब आपने आ जाना वोकैबुलरी एंड ग्रामर का बी वाला सवाल आपके लिए सॉल्व करें। यूज कॉन्टेक्स्ट क्लूज टू इन्फर द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड, राइट डाउन व्हाट यू थिंक ईच वर्ड मींस बेस्ड ऑन इट्स यूजेज इन द सेंटेंस। तो आपको प्यारे बच्चों तीन वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इसको कॉन्टेक्स्ट क्लू लिखना है, इन्फरेड मीनिंग लिखना है। तो ये सवाल मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। वर्ड आप देख सकते हैं एक्सरबेटेड, फ्लक्चुएशंस, ये तीन आपको वर्ड्स दिए गए हैं प्यारे बच्चों। तो यह सवाल आपके लिए मैंने सॉल्व कर दिया। आप ये देख सकते हैं पहला वर्ड है एक्सरबेटेड, इसका कॉन्टेक्स्ट क्लू है प्यारे बच्चों पाकिस्तान वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज इज एक्सरबेटेड बाय इट्स जियोग्राफिक डाइवर्सिटी। इसका इन्फरेड मीनिंग है मेड वर्ड्स और इंक्रीज्ड इन सिवियरिटी। तो ये था प्यारे बच्चों कॉन्टेक्स्ट क्लू और इन्फरेड मीनिंग एक्सरबेटेड का। इस तरीके से दूसरा वर्ड भी देख सकते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट क्लू आपके सामने है और इन्फरेड मीनिंग भी आपके सामने है। फ्लक्चुएशंस की अगर बात करें, विच इज हाईली सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड प्रीसिपिटेशन। इसका अगर इन्फरेड मीनिंग की बात करें तो वेरिएशंस और चेंजेस स्पेशली अप एंड डाउन। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सी, यूज द डिक्शनरी टू फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर ईच। अब आपको तीनों वही वर्ड्स दिए गए, आपने उसका डिक्शनरी में लिखना है, प्रोनाउंसिएशन लिखना है, पार्ट ऑफ स्पीच लिखना है, एटमोलॉजी लिखना है प्यारे बच्चों। तो ये सवाल भी प्यारे बच्चों आपके लिए मैंने सॉल्व कर दिया है। वर्ड्स वही है, एक्सरबेटेड, फ्लक्चुएशंस हैं, तीन वर्ड्स वही आपको दिए गए जो पहले हमने बी वाला सवाल में किए थे। अब प्यारे बच्चों आपने इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, एटमोलॉजी बताना है, डिक्शनरी डेफिनेशन बताना है। तो प्यारे बच्चों ये सवाल मैंने आपको सॉल्व कर दिया। एक्सरबेटेड का है, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें ये वर्ब है, पास्ट टेंस है। एटमोलॉजी की बात करें लैटिन एक्सरबेस है, टू मेक वर्ड्स है। डिक्शनरी मीनिंग की बात करें टू मेक अ प्रॉब्लम, बैड सिचुएशन और नेगेटिव फीलिंग वर्ड्स है। इस तरीके से प्यारे बच्चों सेकंड वर्ड का भी आप नोट कर लें, पार्ट ऑफ स्पीच, एटमोलॉजी, डिक्शनरी डेफिनेशन। फ्लक्चुएशंस की अगर बात करें तो ये नाउन है और अगर इसकी एटमोलॉजी की बात करें लैटिन फ्लक्चर टू फ्लो लाइक अ वेव। डिक्शनरी डेफिनेशन की बात करें इर्रेगुलर राइजिंग एंड फॉलिंग इन नंबर और अमाउंट, कंटिन्यूअल चेंज। तो ये था प्यारे बच्चों आपका सी वाला सवाल, यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ईच वर्ड वाला। तो ये भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। पेज नंबर 66 पे प्यारे बच्चों ई वाला सवाल है, लास्ट आपको नीचे नजर आ रहा है, यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड एंड राइट द डिफरेंट वर्ड पैटर्न्स फॉर द वर्ड क्लाइमेट, कंप्लीट द चार्ट बिलो बाय आइडेंटिफाइंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड क्लाइमेट एंड इट्स रिलेटेड फॉर्म। आपको बेस वर्ड दिया क्लाइमेट, आपने उसका नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म और एडवर्ब फॉर्म लिखना है। तो नाउन फॉर्म की अगर बात करें क्लाइमेट तो क्लाइमेट ही होगा, एडजेक्टिव फॉर्म लिखें क्लाइमेटिक होगा, एडवर्ब फॉर्म लिखें तो क्लाइमेटिकली होगा। तो ये तो प्यारे बच्चों सवाल हो गया। अब इसके बाद एफ वाला सवाल है, राइट सेंटेंसेस यूजिंग ईच फॉर्म ऑफ द वर्ड क्लाइमेट। अब आप इनके सेंटेंसेस बनाने प्यारे बच्चों। तो पहले नाउन की बात करते हैं, क्लाइमेट की, पाकिस्तान क्लाइमेट इज बिकमिंग हॉटर एंड ड्राई ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। एडजेक्टिव फॉर्म की बात करें क्लाइमेटिक की, द फ्लड्स वर कॉज्ड बाय सडन क्लाइमेटिक चेंजेस इन द रीजन। एडवर्ब की बात करें तो प्यारे बच्चों क्लाइमेटिकली का, द एरिया इज क्लाइमेटिकली सुटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट एंड बार्ली। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से ये सेंटेंसेस वाला सवाल भी आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। पेज नंबर 68 पे अब आपने आ जाना प्यारे बच्चों जी वाला सवाल है, रीड द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द इडियम और प्रोवर्ब देन एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। आपको प्यारे बच्चों दो सेंटेंस दिए गए, आपने पहले उसे आइडेंटिफाई करना है इनमें से क्या ये इडियम है या तो प्रोवर्ब है, फिर उसे एक्सप्लेन करना है उसके मतलब को। पहला सेंटेंस है, व्हेन द टीम फाइनली वन द टूर्नामेंट द कोच सेड बेटर लेट देन नेवर, बेटर लेट देन नेवर। तो प्यारे बच्चों आपने बताना इनमें से अब ये इडियम है, ये प्रोवर्ब है, उसका मीनिंग भी बताना है। तो प्यारे बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके बाद दूसरा सेंटेंस है, शी ऑलवेज लेंड्स अ हैंड व्हेन अदर्स आर स्ट्रगलिंग। अब बताना है कि क्या ये इडियम है, प्रोवर्ब है और इसका मीनिंग भी बताना है। तो ये दोनों जो सेंटेंसेस है इनमें से आपको प्यारे बच्चों पहले गेस करना है, बताना है कि इडियम में प्रोवर्ब है और उनके मीनिंग भी बताने। ये सवाल आपके लिए मैंने सॉल्व कर दिया। अगर पहले सेंटेंस की बात करें तो प्यारे बच्चों ये प्रोवर्ब है, तो इसका प्रोवर्ब होगा बेटर लेट देन नेवर। मतलब इसका ये हुआ, इट्स बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट टू डू इट एट ऑल। दूसरे सेंटेंस की बात करें तो इडियम है लेंड अ हैंड, तो इसका मीनिंग है टू हेल्प समवन और असिस्ट देम। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका जी वाला सवाल यहाँ कंप्लीट हो जाता है।
पेज नंबर 68 एच वाला सवाल, चूज द करेक्ट इडियम और प्रोवर्ब टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। आपको प्यारे बच्चों 5 सेंटेंसेस दिए गए, आपने हर सेंटेंस में प्रोवर्ब या इडियम ऐड करना है ताकि वो सेंटेंस आपका पूरा हो जाए। पहला अगर सेंटेंस की बात करें, आई नो द टास्क इज हार्ड बट यू विल हैव टू डैश एंड डू इट। आपको प्यारे बच्चों नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। दूसरा, ही इन्वेस्टेड ऑल हिज मनी इन वन कंपनी डैश ही रियली डैश। तीसरा, शी ऑलवेज अराइव्स अर्ली टू एंड गेट्स द बेस्ट सीट डैश। पांचवा सेंटेंस है, ही केप्ट क्वाइट ड्यूरिंग द डिस्कशन बिकॉज ही डिडंट वांट टू डैश। 4 ऑप्शंस हर सेंटेंस में दिए गए हैं आपको, तो प्यारे बच्चों इनके आंसर्स नोट करने। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले का आंसर है बाइट द बुलेट ए, दूसरे का आंसर है बी टू पुट ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट, तीसरे का आंसर सी द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, चौथे का आंसर है प्यारे बच्चों बी रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे, और पांचवे का आंसर है प्यारे बच्चों सी लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आपका सवाल यहां कंप्लीट हो जाता है। पेज नंबर 69 पे प्यारे बच्चों आई वाला सवाल है, मे राइट अ मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स और प्रोवर्ब्स, मेक श्योर योर सेंटेंस शोज दैट यू आर अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। आपको प्यारे बच्चों 10 आपको वर्ड्स इडियम्स और प्रोवर्ब्स सॉरी दिए गए हैं। अ पीस ऑफ केक, ब्रेक द आइस, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, लेट द कैट out of the bag under the weather, too many cooks spoil the broth, cost an arm and a leg, the balls in your coat, burn the midnight oil, you can't judge a book by its cover। तो ये 10 आपको प्यारे बच्चों इडियम्स और प्रोवर्ब्स दिए गए हैं। आपने इनको अब सेंटेंसेस में यूज करना है, इस तरीके से यूज करना है कि आपको समझ आ जाए कि हर इडियम और प्रोवर्ब का मतलब क्या है। तो ये सवाल भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, अ पीस ऑफ केक, सेंटेंस इसका नोट कर लें। द मैथ टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक, आई फिनिश्ड इट इन जस्ट 10 मिनट्स। दूसरा, ब्रेक द आइस, सेंटेंस है टू ब्रेक द आइस एट द मीटिंग्स शी टोल्ड अ फनी स्टोरी दैट मेड एवरीवन लाफ। तीसरा, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प बट नेवर शोड अप, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। चौथा है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी। इसके बाद प्यारे बच्चों, अंडर द वेदर, आई डिडंट गो टू स्कूल टुडे बिकॉज आई वाज फीलिंग अंडर द वेदर। अगला वर्ड है प्यारे बच्चों 6वां है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रूथ, एवरीवन ट्राइड टू गिव इनपुट ऑन द प्रोजेक्ट बट इट गॉट confusing, too many cooks spoil the broth। 7वां है, cost an arm and a leg, that designer dress cost an arm and a leg but she bought it anyway। 8वां है, the ball is in your court, I've done everything I can now, the ball is in your court। 9वां है, burn the midnight oil, he had to burn the midnight oil to finish his research paper on time। लास्ट आपका प्यारे बच्चों प्रोवर्ब इडियम है, you can't judge a book by its cover, she seemed rude at first but turned out to be kind, you can't judge a book by its cover। तो प्यारे बच्चों ये इडियम्स और प्रोवर्ब्स आपको दिए गए थे 10, इनसे मैंने सेंटेंसेस बना दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गए होंगे और इनके सेंटेंसेस बहुत इजी सेंटेंसेस जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका ये सवाल भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। पेज नंबर 72 पे प्यारे बच्चों जे वाला सवाल है, चूज द करेक्ट कंजक्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंसेस। तो प्यारे बच्चों ये जो आपका सवाल है, आपको 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप उनमें से सही कंजक्शन इस्तेमाल करना है। कंजक्शन की डेफिनेशन प्यारे बच्चों इस सवाल से ऊपर है, आपको पहले वो समझनी होगी फिर जाकर आप इस सवाल को कर सकेंगे। आई वांटेड टू स्टे लॉन्गर डैश, आई हैड टू कैच द लास्ट बस। फिर 4 ऑप्शन है। दूसरा है, ही कैन कम with us dash he finishes his homework। तीसरा, dash Ali dash Ahmed will attend the seminar। चौथा, the match was cancelled dash the audience was disappointed। पांचवा, dash you explain it clearly they won't understand। तो प्यारे बच्चों आपने सही कंजक्शन इस्तेमाल करना है। तो ये सवाल मैंने आपको सॉल्व कर दिया। पहले का आंसर बी है, आप देख सकते हैं, बट पहले का आंसर है, दूसरे का सी है, इफ है, तीसरे का आंसर सी है, बोथ एंड चौथे का आंसर बी है प्यारे बच्चों, हाउ एवर, जबकि पांचवे का आंसर चौथे का आंसर बी है सॉरी हाउ एवर, पांचवे का आंसर सी है अनलेस। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका ये सवाल भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। पेज नंबर 72 पे केवल सवाल है, अंडरलाइन द कंजक्शन एंड स्टेट वेदर इट्स कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव और कंजक्टिव एडवर्ब। आपको प्यारे बच्चों 4 सेंटेंसेस दिए गए, हर सेंटेंस में एक लफ्ज आपका बोल्ड है, हाईलाइटेड है। आपने बताना है प्यारे बच्चों कि वो जो हाईलाइटेड वर्ड है वो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटिंग है, कंजक्टिव एडवर्ब है। तो आप ये देख सकते हैं सेंटेंसेस को, पहला सेंटेंस है आई विल गो टू द मार्केट आफ्टर, ये हाईलाइटेड है, आई फिनिश माय होमवर्क। तीसरा सेंटेंस है प्यारे बच्चों, ही वर्कड ऑल नाइट देयरफॉर ही वाज एग्जॉस्टेड।
14 सेंटेंस है शी वॉज टायर्ड येट शी केप्ट वर्किंग। तो प्यारे बच्चों अब आपको मैं बताता हूँ कि जो ये हाईलाइटेड वर्ड है, जैसे पहला आफ्टर, ये जो वर्ड्स है ये क्या है आपके प्यारे बच्चों, इनके आंसर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला वर्ड है आफ्टर, तो ये हाईलाइटेड है, तो प्यारे बच्चों ये आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। दूसरा है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कोरिलेटिव कंजक्शन है। इसी तरीके से तीसरा है देयरफॉर, ये कंजक्टिव एडवर्ब है। येट की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इस तरीके से के वाला सवाल आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। पेज नंबर 72 पे एल वाला सवाल लास्ट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज का मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। जॉइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द कंजक्शन इन पैरेंथेसिस। पहला सेंटेंस, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग, नॉट ओनली बट ऑल्सो, द बस वॉज लेट, he still arrived on time, although you must submit the form, you won't be allowed to take the test unless। तो आपको प्यारे बच्चों ब्रैकेट में कुछ कंजक्शन दिए गए, आपने इनको यूज करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये सवाल मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। तो पहला सेंटेंस प्यारे बच्चों आपका बनेगा नॉट ओनली is he intelligent but also he is hardworking। दूसरा सेंटेंस है although the bus was late we still arrived on time। तीसरा you won't be allowed to take the test unless you submit the form। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये सवाल भी आपका यहाँ सॉल्व हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपने इन सेंटेंसेस को नोट कर लिया होगा। यहाँ आकर इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे सर हसन शबीर को इजाजत दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।